कैसे कांग्रेस लौट के आएगी उत्तराखंड में, इसके लिए क्या खाका है? कहते हैं ना कि जो जीता वो सिकंदर। बुरे से बुरे हाल हो जाए तो भी 30% वोट कांग्रेस को मिलेगा। अब उस समय चुनाव हारा जब ऐसा क्या हो गया कि आज पूरा देहरादून में तो पूरा प्रदेश तबाही हो गई। 25 लाख तो दे दो मृतक से, लौटा नहीं सकते हम उसको। अब मुझे तो पहचानते सभी लोग हैं, तो उनके मन से इतनी गालियां निकलेंगे, शीशे से सुने ही भले न दे गालियां। मैं इसलिए जो कहता हूँ ना, ये उत्तराखंड तो हमने नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए बना दिया। मुझे बुला के कह दिया गया था क्या मुख्यमंत्री हो गए, तो मैं दुखी था। उत्तर प्रदेश के पैसे से रुद्रप्रयाग जिला, चंपावत, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर जिला बन गया। भाई बंद मुट्ठी ला के खुल गई तो खा के। मैं हूं अनूप वाजपेयी और आज हमारे शतरंज की अगली कड़ी है, जिसमें सियासत के संग सियासत के रंग में एक ऐसे राजनेता, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिसकी उत्तराखंड की राजनीति में सभी को ज़रूरत है। एक ऐसा राजनेता जिसकी पहचान पूरे उत्तराखंड में है, जो सत्ताधारी दल में भी रहा, विपक्ष में भी रहा, कभी कांग्रेस की सरकार बनी, कभी बीजेपी की सरकार बनी, वो दोनों सरकारों में मंत्री रहे। राज्य के बंटवारे के पहले से भी वो उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहने का आपको मौका मिला और किसी न किसी तरीके से राज्य की व्यवस्था से वो हमेशा जुड़े रहे। एक और खासियत है कि जहाँ ढोल की थाप पहाड़ पर सुनाई पड़ती है, इनके कदम अपने आप नाचने लगते हैं, इनके कदम रुकते नहीं हैं, इनका अपने संस्कृति से भी एक जुड़ाव है। तो हमारे साथ हैं हरक सिंह रावत जी। हाँ, नमस्कार जी। रावत जी, अभी आपको आपकी पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है चुनाव प्रबंधन की, तो कैसे कांग्रेस लौट के आएगी उत्तराखंड में, इसके लिए क्या खाका है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत आभारी हूँ, अपने माननीय खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, माननीय सोनिया जी का, कि उन्होंने मुझ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और किसी राजनीतिक दल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, कहते हैं ना कि जो जीता वो सिकंदर। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है चुनाव प्रबंधन किसी भी राजनीतिक दल की, क्योंकि हम कोई सन्यासी तो है नहीं, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है और उसका प्रबंधन पोलिंग बूथ से लेकर और प्रदेश के स्तर पर कैसे हो, किस तरह हो, उस तरह की जिम्मेदारी मुझे दी है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं 2 स्तर पर करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लगभग 30 से लेकर 35% वोट उत्तराखंड में कांग्रेस का फिक्स है। बुरे से बुरे हाल हो जाए तो भी 30% वोट कांग्रेस को मिलेगा उत्तराखंड में। इसलिए मैं 77 से कोई बहुत बड़ी आंधी तूफान ना आ जाए, लहर ऐसे ना हो, तो 30% वोट, 30-35 के बीच में कांग्रेस को वोट मिलता है। और राज्य बनने के बाद तो 33 और 35% के बीच में और 38% के बीच में कांग्रेस का वोट रहा है। तो हमें जो एक वोट बैंक सरकार बनाने के लिए चाहिए, वो लगभग 10% वोट हमको टारगेट करना है। 10 से 12% वोट टारगेट करना है। हम 43-45% के बीच में वोट कैसे लाएं? अगर 43-45% के बीच में हम वोट लाते हैं, तो मैंने एक अंदाजा लगाया है, आंकड़ा लगाया है कि हम 40 से लेकर 45 सीट के बीच में जीत जाएंगे। हम 37 और 40% के बीच में वोट लाते हैं, या 35 और 40% के बीच में वोट लाते हैं, तो हम 36-37 सीटें जीत जाएंगे। मेरा एक मोटा एक आध सीट ऊपर नीचे। राज्य के लोगों को कैसे समझाएंगे, मतदाताओं को कैसे समझाएंगे कि ये जो एक दूरी है जो आपने परसेंटेज बताया अभी, इसमें काफी गैप है और चेहरे भी आपके पास वही कमोवेश हैं जो कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं। आप भी पुराने नेता रहे हैं, आपको बीजेपी की भी कमियां और सच्चाइयां पता है, और कांग्रेस की भी आपको कमियां भी पता हैं, और सब चीज़ें जानते हैं। तो ये जो गैप आप बता रहे हैं परसेंटेज का, कैसे लोगों को कैसे आप? इस समय मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार गया था, पौड़ी जिले में गया था, रुद्रप्रयाग गया था। जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली है,
तो मैंने ये महसूस किया है कि लोग इस समय, अधिकतर लोग, राजकीय कर्मचारी, पुलिस हो चाहे कर्मचारी हो, वो इस समय भाजपा के खिलाफ है। और क्योंकि कोई कर्मचारी है तो उसके घर में 4 वोट तो होते ही हैं, उसके भाई बंद होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सर्विस में होता है, कहीं ना कहीं परिवार के रिश्तेदार कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस पर निर्भर होते हैं, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। और छोटे मोटे कोई काम पड़ते हैं तो जो कर्मचारी होता है परिवार से, कहीं सरकारी नौकरी में होता है, तो जो राजकीय कर्मचारी, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वो भाजपा के खिलाफ है। ठीक है, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे या कांग्रेस के पक्ष में गुपचुप तरीके से नहीं अभियान चलाएंगे तो भी फायदा नहीं होगा हमको। तो हमको तो यह है कि वो कर्मचारी, उनके मन के भाव, जो भाजपा के खिलाफ उनकी आग है, भाजपा के खिलाफ जो उनका मन है, उसको और इतनी अग्नि देनी है हमको, उनके भाव को इतना उजागर करना है, इतना उनके अंदर जोश भरना है। दूसरा, मैंने जैसे अभी मैंने एक प्रयास कर रहा हूं कि भाई हम कितने बड़े नेता हों, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जिले के नेता हैं, युवा कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, लेकिन अपना गांव नहीं संभालते हम लोग, अपना पोलिंग बूथ नहीं संभालते हम, अपना ब्लॉक नहीं संभालते हम, अपना वार्ड नहीं ठीक करते हम लोग। अपना वार्ड, अपना ब्लॉक, अपनी विधानसभा तो पहले ठीक कर लें हम। अब माना मैं गढ़वाल का, कुमाऊं का, प्रदेश का बहुत बड़ा नेता हूं और मैं अपने ब्लॉक को नहीं ठीक कर सकता हूं, तो किस बात की नेतागिरी? मैं अगर अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार के लोगों को नहीं कोशिश कर सकता हूं, भाजपा के खिलाफ लोग हों, उसको एकजुट करना, तो उसके लिए मैंने कार्य योजना बनाई है कि हम हवा भी बनाएंगे और मेरा अपना चुनाव लड़ने का तरीका भी है। मैंने लगभग 12 चुनाव लड़ लिए, 8 चुनाव एमएलए के लड़े, जिसमें 6 चुनाव जीता हूँ। अब उस समय चुनाव हारा जब बिल्कुल नया स्टूडेंट लीडर था मैं जिला पंचायत में, मेरी मिसेज जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, सदस्य रही, रुद्रप्रयाग जिला पंचायत जितवाया। तो मुझे ये सारा अनुभव है कि 2 तरह हमको काम करेंगे, और एक 10-15% वोट ऐसा होता है जो हवा पे वोट देता है, उसके लिए हम माहौल पैदा करेंगे पूरे प्रदेश में। जैसे मैंने, क्योंकि एकदम कांग्रेस सुस्त थी, इधर मैंने जो आक्रामक होके, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने राहुल गांधी जी, खड़गे जी की मीटिंग में भी बात कही, डिफेंसिव इज ऑलवेज लूजर और ऑफेंसिव ऑलवेज गेनर। अब आक्रामक है ना, अगर आप, जो आदमी बचाने पे लगा है और मैं अपने को, आप मुझे मार रहे हैं, मैं बचाने पे लगा हूं, तो कहीं ना कहीं लगी जाएगी ना। कितनी ही बचाऊंगा, आप पे तो नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको मार ही नहीं रहा हूं, अपने को बचा रहा हूं। तो मैंने अपनी रणनीति बनाई है, इतना आक्रामक हो जाओ, लेकिन एक नीति के तहत, रणनीति के तहत मैं आक्रामक होता हूं, क्योंकि चुनाव के लिए 1 साल है। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा, जिससे कि कार्यकर्ताओं में जोश आ जाए, कार्यकर्ताओं में हौसला हो जाए, लोगों को लगे कि कांग्रेस से जुड़ना है, कांग्रेस की सरकार आ सकती है, एक माहौल ऐसा बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे ग्राउंड रोड पे काम शुरू कर दूंगा। फिर बीच में कुछ ग्राफ हमेशा ऐसा होना चाहिए, फिर थोड़ा सा डाउन करो, फिर ऊपर उठाओ, वो भी करना है। और दूसरा कि इस समय सरकार, देखिए, बहुत कठिन नहीं है लड़ाई लड़ना हमारे लिए। हथियार भाजपा हमको दे रही है, अब उनके हथियारों को हमें उन पे वार करना है। क्योंकि जैसे पेपर लीक है, बहुत बड़ा इशू है, अंकिता की हत्या हुई, कंडारी की हत्या हुई, जितेंद्र को आत्महत्या करने के लिए बाध्य किएगा, जंगली जानवरों को, आप इस समय जंगली जानवर मार रहे हैं, इस समय आपदा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आई। देखिए, आप 91 में मिनिस्टर था जब उत्तरकाशी भूकंप आया था और 703 लोग मरे थे। उसे उत्तरकाशी, प्रतापनगर, घनसाली, थोड़ा बहुत ये थे चिरचुगिनान, ऊखीमठ वाला एरिया, गुप्तकाशी वाला एरिया, इस क्षेत्र को नुकसान हुआ था। लेकिन इस समय की आपदा में लोग भले ही कम मरे हों, लेकिन चमोली में भी आया तो पिथौरागढ़ में भी आई, उत्तरकाशी, थराली भी और थराली भी, तो पौड़ी जिले में भी,
और देहरादून जिले में तो इस तरह तबाही कभी होती नहीं थी। ऐसा क्या हो गया कि आज पूरा देहरादून भी पूरा प्रदेश तबाही हो गई। उतनी धनराशि अगर आप 1000 कुछ करोड़ रुपए में उतनी धनराशि अगर आप जो है इन आपदा पीड़ितों को बांट देते तो क्या चले जाता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैंने कहा था कि भाई 25 लाख तो दे दो, मृतक आश्रित को लौटा नहीं सकते हम उसको। अब ये संभव नहीं, किसी 10 करोड़ का होटल क्षतिग्रस्त हो गया, अब आप उसको 25,000 दोगे, 2 लाख दोगे तो भीख थोड़ी है। क्या करेगा 2 लाख रुपए लेके आपसे? उसने अपनी पूरी जिंदगी कमाई एक होटल बनाने में, उसने बैंक से लोन लिया है, कैसे करके उसने पूरा एक वो खड़ा किया होगा। तो और अगर उसको नुकसान हो गया तो ये सरकार की तो कहीं जिम्मेदारी है ना जी। कि उसको हम मदद करें। बेसिकली हम इमोशनल है, हर चीज राजनीति नहीं होती है। क्या इसके लिए थोड़े हमने उत्तराखंड बनाया था? ये तो और हालत खराब हो गई है। आप मुझे देखो, देहरादून स्मार्ट सिटी हुआ, हमने सोचा पता नहीं कैसे स्मार्ट सिटी होगा। मतलब मैं तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है। अरे स्मार्ट सिटी तो यही होगा ना कि चौराहे आप चौड़ा करोगे तो ये क्या लोग परेशान नहीं हो रहे हैं क्या? लोग लग नहीं रहे, गालियां देते हैं लोग हम लोग। मैंने तो इसलिए कभी मैं अपने ड्राइवर से कहता हूं हूटर भी मत बजाना, क्योंकि हूटर बजाओगे तो अब मुझे तो पहचानते सभी लोग हैं, तो उनके मन से इतनी गालियां निकलेंगे, शीशे से सुने ही भले न दे गालियां, लेकिन वो गालियां देंगे। तो दिन भर में जितनी बार तो हूटर बजाएगा उतनी बार गाली खाएगा। मैं भी उत्तराखंड का आंदोलनकारी हूं, मैंने भी 6 साल लड़ाई लड़ी है उत्तराखंड राज्य के लिए। मैंने लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना दिया राज्य के निर्माण को लेकर। मैंने वहां शहीद स्थल लखनऊ में बहुत बड़ा किया। मैंने लखनऊ में एक उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ी रैली की थी मैंने। तो लेकिन आज हमको दुख होता है कि कई बार ऐसा लगता है बेकार हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारा जीवन बेकार चला गया। मतलब किसके लिए हमने ये लड़ाई लड़ी, किसको? लोग आज बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी। सवाल लेते हैं इसमें कि हरक सिंह जी भाजपा के भी मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही उसमें भी मंत्री रहे, क्या मुख्यमंत्री के दावेदार हैं आप? देखिए, राजनीति में आदमी को बिना महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति, अगर आप महत्वाकांक्षा नहीं है आपके अंदर ना, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि इधर उधर की बात करके बात करेंगे। अगर महत्वाकांक्षीहीन व्यक्ति है ना, वो खुद के लिए भी बोझ है, अपने परिवार के लिए भी बोझ है, समाज और देश के लिए भी बोझ है। एक बार हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे और किसान भवन में एक सब इंस्पेक्टर था, तो एजेड लग रहा था, तो मैंने कहा भाई, अपने भाषण में कहा, मैंने भाई तुम कब भर्ती हुए थे? कह रहे सिपाही भर्ती हुआ था। मैंने कहा यार तू तो बहुत अच्छा है। हरीश रावत जी थे मंच पे, वो चीफ मिनिस्टर थे। मैंने कहा तू तो बहुत अच्छा है यार, तो सिपाही से सब इंस्पेक्टर हो गया। मैं तो देखो मंत्री भर्ती हुआ, 92 में पहली बार मैं विधायक हुआ और पहली बार मंत्री हो गया यूपी में। मैंने कहा मैं तो मंत्री भर्ती हुआ और आज भी मंत्री हूँ। कि अब क्या है कि अब इसलिए तो मेरे 22 में मन नहीं था चुनाव लड़ने का। मैं इसलिए जो कहता हूँ ना, ये उत्तराखंड तो हमने नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए बना दिया। एक सवाल और भी है, आपकी पुरानी पार्टी जिसमें भाजपा में आप थे, उसके नेता भी आपको गंभीरता से नहीं ले रहे। उनका कहना है कि अभी रावत जी कांग्रेस में हैं, प्रबंधन का काम भी मिला है, लेकिन चुनाव आते आते क्या होगा, नहीं फिर बहू को लेके भी तमाम। देखिए मैं एक चीज बता दूं, वो भाजपा के लोग जानबूझ के बोल रहे हैं, वो अंदर से डरे हुए नहीं डरे हुए। अगर ठीक है, मेरे पे तो न टिप्पणी करें ना, मेरी बात को छोड़ो ना। देखिए, आदमी अगर क्वेश्चन मार्क करता है और कोई हल्की बात करता है, समझ लो तो उसका मन में डर हुआ है। कहीं ना कहीं हमको लगता है निष्ठा को लेके आपकी जो, अरे निष्ठा क्या, देखिए वो नहीं जानते। 89 में मैं निष्ठा की बात कर रहा हूँ। 89 में चंद्रमोहन सिंह नेगी जी ने मुझे दिल्ली में कहा जनता दल से चुनाव लड़ो पौड़े से। मैंने मना करा, कह यार ये भाजपा में क्या रखा है। मैं जिलाध्यक्ष था उसमें, भारतीय जनता पार्टी मतलब युवा मोर्चा का नहीं, मेन पार्टी का जिलाध्यक्ष था, और मैं लड़ गया होता तो मैं 89 में विधायक हो गया होता। मैंने कहा नहीं जी मैं बीजेपी से लड़ूंगा, और मेरी जमानत जब्त हो गई बीजेपी से लड़के। तो मैंने दल कभी जो है, लोग उगते सूरज को नमस्कार करते हैं और हरक सिंह डूबते सूरज को नमस्कार करते हैं। जिस दिन विजय, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना, हरीश रावत चीफ मिनिस्टर नहीं बना, विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर बन गए।
दिल्ली के मेरे घर पे 4 घंटा ना 4 नहीं 2 घंटा विजय बहुना चीफ मिनिस्टर खड़ा रहा हरक सिंह रावत के दरवाजे पे दिल्ली में। बेल बजाता रहा, मैंने नहीं खोला दरवाजा, मैं दुखी था। हालांकि विजय बहुना से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, उन्होंने ही मुझे कांग्रेस में 98 में सम्मिलित कराया था, लेकिन क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार था, मुझे बुला के कह दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री हो गए, तो मैं दुखी था, मैंने नहीं दरवाजा खोला। उस समय मैंने हरीश रावत का साथ दिया, और जब विजय बहुना चीफ मिनिस्टर से हटने वाले थे, मुझे पता था कि हटने वाले हैं चीफ मिनिस्टर से, और हरीश रावत ने मुझे अपने दिल्ली में अपने घर पे लंच में बुलाया, और उन्होंने कहा मैंने कि भाई या तो मेरे साथ हो या मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने भाई साहब क्यों बेवकूफ बना रहे हो, आप मुख्यमंत्री हो गए, मेरे को पता चल गया आप मुख्यमंत्री आपका हो गया, तो आपको नहीं पता होगा, फिर मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने देखो दुनिया जो है उगते सूरज से नमस्कार करती है, हरक सिंह रावत डूबते सूरज नमस्कार करता है। जो मुझको ये सोचता है ना, मैंने दल कभी भी अपने लिए नहीं बदले, अपनी राजनीतिक इच्छा के लिए नहीं बदले। वो ठीक है कि मुझे अचानक फिर अच्छा मौका मिल गया। मैंने पहली बार जब भाजपा छोड़ी, उत्तराखंड राज्य के लिए छोड़ी, फिर जब मैं मायावती को एक किसी समस्या को लेकर गया, मायावती ने मुझसे कहा आप हमारे साथ आ जाओ, मैंने बहुत सोचा, और मुझे बहुत खुशी होती है, आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा वो निर्णय हरक सिंह रावत के हित में नहीं अच्छा था, लेकिन वो उत्तराखंड के लिए अच्छा था, कि उत्तर प्रदेश के पैसे से रुद्रप्रयाग जिला बन गया, विकासनगर तहसील बन गई, ऋषिकेश तहसील बन गई, श्रीनगर तहसील बन गई, घनसाली तहसील बन गई, पोखरी तहसील बन गई, गैरसैंण तहसील बन गई, कपकोट में तहसील बन गई। उत्तर प्रदेश के पैसे से रुद्रप्रयाग जिला, चंपावत, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर जिला बन गया। तो मैंने हमेशा ये सोचकर कि भाई अगर मेरे बस में जाने से उत्तराखंड में जिले बन जाएंगे, तहसीलें बन जाएंगी, एक दिन में थोड़ी छोड़ता हूं मैं दल। 16 साल 18 साल कांग्रेस में रहा हूं। कांग्रेस में जब 98 में आया, कांग्रेस की तो बुरी स्थिति थी ना उस समय, कांग्रेस की तो बहुत बुरी स्थिति 98 में। मैं तब कांग्रेस में आया, अभी मैं जब कांग्रेस में आया हूं 22 में, तो कांग्रेस की अच्छी स्थिति तो नहीं थी ना, संघर्ष ही कर रहे हैं ना हम, तो डूबते हुए जहाज में बैठ रहे हैं। अब वो जहाज अगर किनारे लग जाए, डूबता जहाज या डूबता सूर्य जो है ऐसी किरणें दे दे कि चमत्कार हो जाए, तो उसमें फिर क्या दिक्कत है भाई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भाजपा के लोगों से कह रहा हूं कि वो चिंता न करें, हरक सिंह की चिंता न करें, कांग्रेस चिंता न करें, वो अपने भाजपा को संभालें। आप जो है 5 साल से ऊपर जिनके उपनल के माध्यम से सेवा हो गई, उनको समान कार्य समान वेतन तो दो, तो वो ये काम कर दें। हरक सिंह रावत की डपली अपना भी कम बजने लगेगी। एक सवाल और लेते हैं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में सांसद हैं हरिद्वार के त्रिवेंद्र सिंह जी, आपने उनको चुनौती दी है कि आप कहीं से लड़ जाइए। हाँ, सच में है। तो लेकिन उनकी पार्टी उनको लड़ाती है, विधानसभा नहीं लड़ाती है, तो बात की बात है। आपने कुछ तय की अपनी कोई सीट की, कहाँ से आप? क्योंकि मैं जब तय करता हूँ ना, तो फिर क्या होता है, रायता फैल जाता है, और मेरे विरोधी 2 ताकतें लगती हैं। एक तो हमारी पार्टी में जो उस सीट पर दावेदार होंगे वो लगेंगे, उनको लंबा मौका मिल जाएगा। अब मैं तो पूरे प्रदेश में काम देखूंगा, अब वो तो उसी विधानसभा मेरी कब्र खोदते रहेंगे। तो सोच तो लिया होगा, लेकिन हाँ, मैंने सोचा है। और उधर जो भाजपा के लोग हैं, वो सारा टारगेट करके वो मेरे पीछे लगा देंगे टारगेट। अब मैं देख रहा हूँ आजकल, अब मैं ऐसे क्या हो गया, मैं कुछ दर्जाधारी नहीं, कुछ नहीं, मैं तो सिंपल से कार्य करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल मेरा मूवमेंट LIU वाले जो है हर 2 मिनट बाद कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, मेरे मोबाइल ट्रेस किए जा रहे हैं, तो अब कुछ ज्यादा ही परेशानी होगी। अच्छा, जानबूझ के भाजपा, देखो पहले उन महेंद्र भट्ट को लगाया मेरे पीछे, अब मैंने महेंद्र भट्ट की PSU वाली बात करी, तो महेंद्र भट्ट को समझ में आ गया कि अब ये पढ़ते खोलना शुरू करेगा, और मैंने भी चेतावनी दी, मैंने ज्यादा मुंह खोलोगे, जो मुंह खोलेगा मैं उसको फिर उसके सच्चाई जनता के सामने रखूंगा। भाई बंद मुट्ठी ला के खुल गई तो खा के। अब जैसे त्रिवेंद्र भाई ने बोला मेरे पे, मैं त्रिवेंद्र भाई के खिलाफ नहीं बोल रहा था, लेकिन सच ये है कि भाई जब मैं 91 में मिनिस्टर था, त्रिवेंद्र राव जी उमानाथ सिंह जी के साथ प्यारो थे। अब आप सोचो 2 मिनिस्टर जब मिलते रहेंगे, त्रिवेंद्र राव खड़ा तो रहता होगा, ऐसे त्रिवेंद्र राव खड़ा रहता था।
त्रिवेंद्र रावत का क्या योगदान है उत्तराखंड के लिए? संघ का प्रचारक रहो। राम जन्मभूमि में कोई योगदान है? हरक रावत एक महीने जेल में रहा राम जन्मभूमि में। पूरे गढ़वाल मंडल में राम जन्मभूमि आंदोलन का संयोजक मैं था। राम ज्योति मैंने जोशीमठ से लेकर और पूरे हरिद्वार तक राम ज्योति मैंने घुमाई। जो मुझे लगता था कि ये सामाजिक बुराई है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं, मैंने उसके खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी है उत्तराखंड में। एक आखिरी सवाल के तौर पे हम ही लेंगे, हर किसी आपकी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम लूंगा, तो एक लाइन में या कुछ शब्दों में उनके बारे में, जैसे हम बात करें हरीश रावत के। देखिए, हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ हैं और इसमें दो राय नहीं है कि वो बहुत कम उम्र में ब्लॉक प्रमुख, मैं तो 80 में उनकी मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है उनका। हालांकि वो उत्तर प्रदेश राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रहे, कभी एमएलए नहीं हुए, एमपी नहीं हुए, लेकिन सांसद रहे, सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, और अभी ये 2009 और 12 के सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में फिर मुख्यमंत्री हो गए। तो उनका प्रभाव कितना। सांसद है, मैंने टिकट में मैंने पैरवी करी थी जब हरीश रावत जी 2009 में टिकट की कमेटी में था, और मेरे प्रीतम भाई ने मेरे से कहा कि भाई हरीश रावत को करो। ब्रह्मचारी जी का टिकट फाइनल हो गया था। फिर मैं माने सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट करके मैंने ये कहा कि भाई उनको हरीश रावत जी को मौका मिलना चाहिए, और उसके वजह से वो 500 सीटें जीते भी हम। यशपाल आर्य, देखिए यशपाल आर्य जो है मेरे साथ 93 में यूपी में विधायक रहे, और जब मैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं विपक्ष नेता था। हमने मिलके प्रदेश के अंदर राजनीति करी है, और वो दलितों के एक अच्छा चेहरा हमारे उत्तराखंड में, दलित के रूप में एक बहुत अच्छा चेहरा हमारे बीच में, और उनका उत्तराखंड की राजनीति में काफी योगदान है। प्रीतम सिंह, देखिए प्रीतम सिंह जी भी मेरे साथ 93 में, मैं तो प्रीतम सिंह जी के पिताजी जब वो मंत्री बने थे, प्रीतम सिंह जी पिताजी, तो मैं तब पहली बार मैंने उनका गढ़वाल विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा स्वागत किया था। और प्रीतम सिंह जी 93 में मेरे साथ एमएलए रहे, और उसके बाद लगातार हम लोग एक काम करते रहे, साथ दो तिवारी जी के समय में भी साथ मंत्री रहे। फिर वो एमएलए थे, जब मैं विपक्ष का नेता था एमएलए थे। फिर वो 12 में भी मंत्री थे हमारे साथ। तो बहुत मिलके काम किया हम लोगों ने, और उनका अच्छा प्रभाव है उनका भी। गणेश गोदियाल, देखिए गणेश गोदियाल, मैं कल परसों याद दिला रहा था गणेश गोदियाल जी को पौड़ी में। हम पहली बार 1 घंटा वहाँ बैठे थे, पहली मुलाकात थी मेरी 2001 में, और उसके बाद उसका व्यवहार और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं। मैंने एक बार, मैं विपक्ष नेता था, वो चुनाव हार गया था साथ में, तो मैं उसके साथ उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसके क्षेत्र में गया। तो मैंने देखा कि भाई जैसे खाना लगा, प्लेटें नहीं थी वहाँ पे, तो उस एक प्लेट मेरे को लग गई, एक प्लेट गोदियाल जी की लग गई। तो उसने अपनी प्लेट किसी कार्यकर्ता को दे दी, और अपने आप रोटी हाथ में ली और उसमें सब्जी रखी, खा ली। तो मतलब है तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं को जो है ताकत देती है, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाती है, और उसमें जोश भी है। तो इसलिए तो आपने देखा होगा कि जब हम दोनों भाई मिलके कर रहे हैं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो मेरा छोटा भाई है, थोड़ा जाति भी देखिए, लाख कोई कहे कि मैं तो नहीं मानता जातिवाद और ये बात, लेकिन भाई साहब कहने का संतुलन तो बनाना ही पड़ता है। अब इस समय गढ़वाल मंडल में पूरे उत्तराखंड में ये अच्छा है भाई, गोदियाल जी जो है ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाएगा, और हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और हमारा पराक्रम, ठाकुरों का पराक्रम, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, और हमारे यशपाल भाई दलित नेता के रूप में, तो एक हमने गढ़वाल कुमाऊं को भी, जातीय संतुलन भी, जो सामाजिक ताना बाना है हमारे समाज का, उसको सबको संतुलित करने का काम किया। ये थे हमारे साथ हरक सिंह रावत जी। रावत जी अपनी बेबाकी के लिए हमेशा पहचाने जाते हैं, और आज भी जो सवाल थे, वो सवालों से कहीं आगे बढ़कर तमाम ऐसी बातें उन्होंने रखी जो इस प्रदेश से भी संबंध रखती थी, यहाँ के नेताओं के बारे में भी है, अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में भी उन्होंने स्पष्टता से बोला, और भाजपा में भी चुकी रहे हैं, वहाँ के नेताओं के बारे में भी उन्होंने बहुत सी बातें कही।